प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि एक बार फिर जूलियन असांज की विकी लीक्स की जानिब से नए इंकशाफात का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर जारी है और अब उसने पाकिस्तानी इलाकों में भारत की जो भारतीय मुदाखलत हो रही है उस हवाले से नए इंकशाफात किए हैं। इन नए इंकशाफात में क्या कहा गया है और किस तरह से भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुदाखलत कर रहा है, उस हवाले से विकी लीक्स ने क्या नए इंकशाफात किए हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विकीलीक्स की जानिब से जारी भारत में अमेरिका के सफारत खाने के मुताबिक उनके पास इस बात के सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है और इसी तरह भारत पाकिस्तान के कबायली इलाके वजीरिस्तान में भी मुदाखलत करता है। एक अमरीकी मरासले के मुताबिक भारतीय फौज के सरबराहान की सोच सिर्फ पाकिस्तान और चीन के गिर्द घूमती है। चीन के बारे में उनका रवैया ज्यादा जारहाना है। एक और मरासले में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है और शिमाली कमांड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग को बोस्निया में कत्लेआम करने वाले जनरल मिलोजेविच से तशबीह दी गई है। मरासले में अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का मामला अक़वाम मुत्तहदा में उठाए। एक और केबल में भारत की आला क़यादत और हिंदू इंतहा पसंदों के दरमियान राब्तों की तस्दीक की गई है। भारतीय फौज की मरकजी कमांड के साबिक कमांडर इन चीफ जनरल बी एन होन इंतहा पसंद हिंदुओं की अस्करी विंग की क़यादत करते हैं और उन्हें मुकम्मल तकनीकी, लॉजिस्टिक और माली मदद फराहम कर रहे हैं। एक और केबल में शिवसेना को दहशतगर्दी के हवाले से टाइम बम करार दिया गया है। भारत की 80% जौहरी तनसीबात शोरिश ज़दा इलाकों में है। भारतीय हुकूमत इन इलाकों में रिट मजबूत बनाने में नाकाम हो चुकी है। केबल में भारत के नक्सल बागियों से निमटने की सलाहियत पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। पाकिस्तानी क़यादत के हवाले से जो मज़ीद बातें सामने आई हैं वो भी एक रिपोर्ट में हमने शामिल की हैं, ये आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरीकी सफारत खाने के 2009 के मरासले के मुताबिक अमरीकी सफीर एन पैटरसन ने रिचर्ड हॉलब्रुक को कहा कि सदर जरदारी और जनरल क्यानी के बेहतर ताल्लुकात से नए मुआशी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन कायद हैं, मगर उनके पास पार्लियामान में जरदारी को हटाने के लिए वोट नहीं। सदर जरदारी और गिलानी के माबैन तनाज़े की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म गिलानी को अपने मकाम का अंदाजा है। पाकिस्तान के बारे में ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान नाकाम रियासत है। सदर जरदारी हुकूमत से ज्यादा सियासी चालों पर गौर करते हैं। जनरल क्यानी जरदारी पर भी भरोसा नहीं करते, मगर नवाज शरीफ को भी सख्त नापसंद करते हैं। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है और इनमें पॉलिसी साजी की अहलियत नहीं। पाकिस्तानी फौज के पास इतनी ताकत नहीं कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत ज्यादा महाज खोल ले। जनूबी पंजाब से नौजवान लड़के वजीरिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरन अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई और वो पेशरफ्त ये थी कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरन ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात करना चाहिए और पाकिस्तान का दौरा करना चाहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें इनकार कर दिया गया, ये कह के कि किसी भी तरह से वो अफ़गानिस्तान के दौरे के साथ कैमरून के विज़िट को या पाकिस्तान के दौरे को वो टैग्ड इन नहीं करना चाहते। जो इंतहाई अहम ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये डेविड कैमरन के दौरे का इनकार करना ये उस बात का जवाब है जो अब से कुछ अर्सा कबल डेविड कैमरन ने भारत में जाके पाकिस्तान के खिलाफ दिया था, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से जो उसकी कमिटमेंट है वो उस पर शुकूक रखते हैं या शुबहात का शिकार हैं। इसके जवाब में पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से ये एक अहम फैसला किया गया और इस फैसले को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम की भरपूर तर्जुमानी की गई, क्योंकि बरतानवी अखबारात ने यह खुलकर लिखा है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने डेविड कैमरन को स्नप किया है। अब बात करेंगे हम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरन के दौरा अफ़गानिस्तान की। दौरा अफ़गानिस्तान में ज़ाहिर है कि संगीन में जो ब्रिटिश फोर्सेस मौजूद हैं उस हवाले से भी कई अहम सवालात उठाए गए। इस दौरे के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर अफ़गान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफज़ई ने। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब, आप आज ही आए हैं अफ़गानिस्तान से। डेविड कैमरन का जो दौरा था, ये बताया गया है कि उन्हें खुसूसी तौर पर संगीन के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान आ रही है या अमेरिका का सदर आ रही है, जाहिर बात है कि उनकी ट्रूप्स है और उनकी ट्रूप्स के मोराल को ऊंचा रखने के लिए, इनके ट्रूप्स के विजिट के लिए ये ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में ये तो एक ऐसा विजिट था जो कि हमेशा हो रही है हर दफ़ा,
اور اس مرتبہ بھی وہ آئے تھے، لیکن اس مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ برٹش جو ٹروپس ہے وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس وقت سنگین اور ہیلمند میں زیادہ تر علاقوں سے وہ نکل چکے ہیں، وہاں پر امریکی افواج آ چکے ہیں، اور وکی لیکس میں بھی اس طرح آیا کہ افغانستان کے جو گورنر ہے ہیلمند صوبے کے، انہوں نے کھل کر کہا کہ برٹش ٹروپس یہاں پر کارآمد نہیں ہے، وہ ریٹ کو قائم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح کرزئی صاحب نے بھی برٹش افواج کے ایبیلٹی پر، ان کے آپریشنز پر، اور حتیٰ کہ اس پر امریکن کو عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ تو اس کے بعد ایسی صورتحال میں کہ خود ایک قسم کا ایمبیرسنگ صورتحال تھے برٹش ٹروپس کے لیے، جو کہ دنیا کے اس وقت امریکہ کے بعد شاید یہ 2 یا 3 نمبر پہ آتا ہے کہ وہ ان کی کیپیبلٹی اور ان کے صلاحیتوں پہ سوال ہے۔ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے اس کا ایک اہم وزٹ تھا۔ ہاں البتہ جب تک پاکستان کی بات ہے تو کابل میں بھی انہوں نے دوبارہ وہی بات تکرار کی جو انہوں نے انڈیا میں کی تھی کہ پاکستان جو سرزمین ہے وہ طالبان استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان کو ایک کھل کر ایک اقدام کرنا چاہیے کہ وہ طالبان سے نمٹے اور طالبان کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔ اچھا، اس میں سمی جنوبی وزیرستان کا اگر ہم دیکھیں، وہاں تو ہم نے دیکھا متاثرین کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہم نے دیکھا سوات میں جو صورتحال ہوئی، جنوبی وزیرستان میں جو صورتحال ہوئی، پاکستانی افواج نے تو بڑی پرفارمنس دی وہاں پہ اور کلیئر کر دیا ان علاقوں کو۔ اب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیجولٹی فگر ہے جولائی سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ساؤتھ اور ایسٹ میں خاص کر یہ فورن ٹروپس کا یہ بڑھا ہے، تو یہ اس کی وجوہات کیا آپ کو لگتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اب امریکنز افواج جو وہاں پر آ گئی ہے، جو نئی افواج بھجوا دی ہے پریزیڈنٹ اوباما نے کہ اپنے افواج کے تعداد میں اضافہ کرے، تو وہ چونکہ وہاں پر آ گئی ہے وہ اپنے بیسز وغیرہ سے نکلے ہیں اور ہر طرف وہ جا رہی ہے اپنی گاڑی وغیرہ میں، تو ان پر سب سے زیادہ آئی ڈیز کا استعمال ہو رہے ہیں جو کہ مہلک ہتھیار ہے امریکنز وہیکلز کے لیے۔ تو ایک کا تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ زیادہ موومنٹ کرتے ہیں اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک طالبان کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جتنے وہ موومنٹ کرتے ہیں ان کے کیجولیٹیز زیادہ ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ساؤتھ کے علاوہ دوسرے علاقوں بھی، سینٹرل افغانستان میں بھی کافی نقصان ہوا ہے امریکن افواج کا اور نیٹو افواج کا، شمالی افغانستان میں ہوا ہے، مرکزی افغانستان میں ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں کھل کر اس وقت یہ جو انسرجنسی ہے وہ صرف پاکستانی بارڈرز تک محدود نہیں ہے، وہ طالبان نے بڑی کامیابی سے یہ جو انسرجنسی ہے وہ ایک نیشن وائڈ انسرجنسی بنا دیا ہے، اور اب ہر جگہ پر موومنٹس ہو رہی ہے ان کے خلاف، لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان نے اب یہ پالیسی اپنائی ہے، ملٹری اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ بہت زیادہ یہ جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہے، لینڈ مائن ہے یا اینٹی ٹینک مین ہے یا آئی ڈیز ہے، وہ استعمال کرے جو ان کے لیے بڑی کم لاگت سے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا 2000-3000 پاکستانی روپے سے ایک 20 کلو یا 15 کلو آئی ڈیز بنتے ہیں جو کہ امریکن افواج کے $300 ملین کے وہیکل کو اڑاتے ہیں، یا برٹش افواج کے وہیکل کو اڑاتا ہے، یا ان کے افواج مرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے طالبان ایک چھوٹے ہتھیار سے امریکنز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اکنامکلی بھی، اور ان کے سولجرز بھی اپنا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت طالبان کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اب ایک جگہ پر آ کر اٹیک نہیں کرتے، وہ مختلف قسم کے اٹیک کرتے ہیں، اپنے نمبر بھی بچاتے ہیں اور اپنے پریزنس کو شو کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، کسی بھی وقت مختلف طریقوں سے امریکن افواج پر یا نیٹو افواج پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب طالبان چاہتے ہیں کہ طالبان کو علم ہے کہ امریکن افواج اور نیٹو جو افواج ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کا مسئلہ ہے، وہ ہر ایک کنٹری کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 سال بعد جا رہے ہیں، امریکن کہہ رہے ہیں کہ ہم 2014 میں جا رہے ہیں، برٹش اور فرانس وغیرہ بھی جا رہے ہیں۔ تو ان کو میرے خیال میں اس وقت ایسا لگتا ہے، جب ہم نے پچھلے ہفتے ایک طالبان سے بات کی، انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہم فٹ بال کی طرح ہم نے میچ جیتا ہے، ہم اب اونچی شاٹ کھیل رہے ہیں تاکہ وقت ضائع کرے اور افغانستان سے یہ لوگ جائیں، ہم دوبارہ افغانستان پہ قابض ہو جائے۔ اچھا، یہ ایک اہم بات ہے کیونکہ یہ امریکہ کہتا تھا کہ 2011 میں وڈرال شروع کریں گے، پھر لسبن میں نیٹو نے کہا کہ ہم 2014 میں افغان سیکورٹی فورسز کے حوالے کریں گے جو سیکورٹی کے معاملات ہیں۔ اب کچھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کچھ یو ایس اور نیٹو لیڈرز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید 2015 تک رکنا پڑ جائے۔
मेरे ख्याल में ये अभी सवाल सबसे अहम यह है कि अब वो अमेरिकन जो पहले आए थे अफगानिस्तान में, उस वक्त वो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कह रहे थे कि अफगानिस्तान एक छोटा मुल्क है, उनका कोई अपने इकॉनमी नहीं है, उनको 17,000 अफवाज भी बहुत ज्यादा है। जब तालिबान के तादाद बढ़ने लगे तो उन्होंने कह दिया कि 2 लाख बना दो। अब टोटल अफगानिस्तान में 450,000 यानी 4.5 लाख पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी का प्लान है जो कि वो बना रही है। तो मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी तादाद है और अब उनका स्ट्रेटजी ये है कि हम अफगानिस्तान से निकल जाते हैं तो एटलीस्ट ग्राउंड पे कुछ ऐसे लोग हो अफगान मिलिट्री के या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कुछ वक्त के लिए तालिबान के खिलाफ लड़े, तो वही सूरत हाल होंगे कि एक बार फिर वो सिविल वार होंगे अफगानिस्तान में, जिस तरह 1992 में हुआ था या तालिबान के दौर में कुछ तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, तालिबान उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में लोग ये समझते हैं कि ये जो आर्मी जो बना रही है इसमें तो बैलेंस बहुत कम है पश्तूनों के, तो ये समझते हैं कि अमेरिकन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब समी यूसुफजई, अफगान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आप अपनी राय या कोई कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।